हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर क्लास 10 ट्वेल्थ भौतिक विज्ञान के मॉडल पेपर्स। और दोस्तों, ये मॉडल पेपर आरबीएसई द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है और जो बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी किया है उस पर आधारित नवीनतम मॉडल पेपर हैं। और यदि आप इन मॉडल पेपर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको आगामी एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। तो ये जो मॉडल पेपर डिजाइन किए गए हैं, जो बोर्ड का पिछले वर्षों का जो पैटर्न रहा है उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। और जो भौतिक विज्ञान है इसका 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। पूर्णांक इसका 56 मार्क्स का है। तो जो भौतिक विज्ञान है इसमें किस तरह के क्वेश्चंस गत वर्षों में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे, तो आइए देखते हैं मॉडल पेपर फर्स्ट। तो देखिए, फर्स्ट जो मॉडल पेपर है इसमें जो ए सेक्शन होगा हमारा उसमें बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 9 क्वेश्चंस होंगे 9 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, किसी द्विध्रुव की अक्ष पर आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए, इस तरह से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको बताना है। तो देखिए, ये जो आर क्यूब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि जो ई है, ये आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये रिलेशन आता है कि ई इज समानुपाती 1/r⁴। नेक्स्ट देखिए, समान धारिता कि दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए। दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा, ये हमको बताना है। तो यानी कि इनका अनुपात क्या होगा। तो देखिए, C1 हमारे पास अगर 2C है कहा ना कि समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में जुड़े हैं और फिर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यानी कि जो C1 और C2 का जो अनुपात होगा वो होगा हमारा 4:1। यानी कि जो पहली कंडीशन है उसमें हमारी धारिता 2C दोगुना हो जाएगी, और एक में, क्योंकि एक में जब योग होता है वो होता है हमारे पास 1/C1 प्लस C2, और दूसरी वाली में योग होगा C1 प्लस C2। तो इस कंडीशन में जो हमारी परिणामी धारिता कितनी होगी, दुगनी होगी। और इसमें जैसे 1/C और 1/C, तो इससे फिर हम दोनों का समांतर क्रम और जो श्रेणी क्रम है इनका अनुपात निकालते हैं, तो ये आएगा 4:1। नेक्स्ट देखिए, ए और बी दो बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध हमें बताना है। तो देखिए, ये जो सर्किट है हमारे पास ये इस तरह से दे रखा है। तो ए और जो बी बिंदु हैं उनके बीच तुल्य धारिता यानी कुल प्रतिरोध हमें बताना है। तो इसे हम सरल करें तो देखिए, ये दोनों जो हमारे हैं श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। फिर ये जो हमारे हैं ये भी श्रेणी क्रम में है तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। इसके बाद ये जो 1 2 3 4 ये जो प्रतिरोध हैं, या फिर हम ये योग कर सकते हैं पहले इन दो का निकाल लें। तो देखिए, ये श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा हमारे पास 6 ओम। और अभी हम इसका निकाल लेते हैं। तो जैसे ये श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा 6 ओम, इसका आएगा 6 ओम। अब ये जो नया यहाँ सर्किट बनेगा तो उसमें 6 ओम का एक प्रतिरोध होगा यहाँ और एक 6 ओम का प्रतिरोध यहाँ होगा। तो दोनों किसमें है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में इनका प्रतिरोध निकालेंगे, यानी कि 1/6 प्लस 1/6। तो ये जब इसे हम सोल्व करेंगे
तो ये आएगा 1/3, यानी कि 1/c इक्वल टू 1/3, यानी कि सी का मान यहाँ से आ जाएगा 3 ओम। तो ये जो हमारा सर्किट है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 3 ओम का सर्किट, और यहाँ 3 ओम हमारा ये है ही, ये 3 ओम है हमारा यहाँ, और ये हो गया 6 ओम, यानी कि 3 ओम, और ये हमारा 3 ओम, और ये 3 ओम, और ये 6 ओम। ये हमारा ए, और ये हमारा है बी। तो हम जानते हैं जो इसका ए और बी है, ये हमारा जो सरलीकृत परिपथ हो गया इसका। अब ये हमारे जो हैं तीनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, श्रेणी क्रम में क्या होगा, सीधा योग हो जाएगा, यानी 3, 6, 9। तो ये हमारा परिपथ, और आगे हम इजी करना चाहे तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, एक ये, यानी कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो ये तो हो गया 9 ओम, और ये हमारा हो गया 6 ओम। अब हम जानते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, जैसे कि इन दोनों प्रतिरोधों का गुणा होगा अपन में दोनों का योग होगा, यानी कि ये आया 6×9 = 54, और अपन में 15। तो ये जब हम काट के देखते हैं तो ये 3 से काट ले तो 18, और 3 से काट ले तो 5, यानी कि 18/5। और जब इसे और हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 3.6 ओम। नेक्स्ट देखिए, स्थायी चुंबक निम्न में से किस पदार्थ से बनाया जाता है। तो जो हमारे स्थायी चुंबक हैं वो लोह चुंबकीय पदार्थ से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय फ्लक्स और प्रतिरोध के अनुपात का मात्रक निम्न में से किस राशि के मात्रक के समान होगा। तो ये आवेश के मात्रक के समान होता है। इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनों का तरंगों से संबंध कौन सा गुण डेविसन एवं जर्मन के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो देखिए, जो विवर्तन का गुण है वो डेविसन और जर्मन ने प्रदर्शित किया। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है इसमें हमारा कि 50 वाट तथा 250 वाट अंकित बल्ब से प्रवाहित धारा होगी। यानी कि देखिए शक्ति, सॉरी देखो यहाँ ये तो है वोल्ट और ये हमारा है वाट। देखिए शक्ति किसमें, वाट में, और जो हमारा विभवांतर है वो किसमें मापा जाता है, वोल्ट में। तो देखिए अंकित बल्ब से, यानी कोई बल्ब लें और उस पर देखो हो गया आपने कि उस पर 50 वाट लिखा हुआ है, यानी कि उसकी शक्ति है 50 वाट, और उसका जो विभवांतर है वो है 250 वोल्ट। तो धारा क्या होती है, P/V, यानी कि 50/250। तो ये आएगा 0.2 एम्पियर। तो देखिए 0.2 एम्पियर ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेज अर्धचालक में कमरे के तापक्रम पर इलेक्ट्रॉनों एवं होलों की संख्या क्या होगी। देखिए नेज अर्धचालक, जो शुद्ध अर्धचालक है, उसमें इसने इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या पूछी है। तो देखिए नेज अर्धचालक यानी कि शुद्ध अर्धचालक, जब इसका ताप देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जो नेज अर्धचालक है कमरे के ताप पर ये किस तरह से बिहेव करेगा,
देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसमें जो हमारी गा बीटा किरणें हैं, कि क्या होता है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों का पुंज होता है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। शुद्ध एसआई क्रिस्टल को इंडियम से मादित करने पर अर्धचालक प्राप्त होता है, तो देखिए पी प्रकार का। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। प्रतिरोध का व्युत्क्रम या विलोम क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, अति लघुरात्मक प्रश्न है, इसमें 8 क्वेश्चन है और 1 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। तो देखिए, एक धातु के गोले को विद्युत से आवेशित किया जाता है, तो इस कथन से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, यदि गोला धनावेशित है तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, और यदि गोला ऋणावेशित है तो उसको इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। सेकंड देखिए, क्या किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि वहां विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है? देखिए बिल्कुल विद्युत विभव शून्य हो सकता है, क्योंकि जैसे द्विध्रुव के निरक्ष रेखा होती है उस पर विभव शून्य होता है, क्योंकि वहां विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, लेकिन जो निरक्ष पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसी तरह से जैसे दो बराबर और विजातीय आवेश हैं, उनको मिलाने पर जो रेखा होती है उसके मध्य बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट है, एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों को एक दूसरे से दूर हटाने पर प्लेटों के बीच विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, इनको एक दूसरे से यदि हटाएंगे तो इन प्लेटों के बीच क्या होगा? विभवांतर के मान में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए, जो सेल के अंदर आयनों की गति के कारण अपघट्य के जो अणु हैं उनके बीच क्या होती है? टक्कर होती है। तो यानी कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, इसके अणुओं के जो टक्कर है तो उसके कारण एक तरह की बाधा है। लोरेंज बल का सूत्र बताना है, तो लोरेंज बल का सूत्र क्या होता है? ये होता है F इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी पी। और इसे जैसे हम सदिश फॉर्म में लिखें तो क्यू ई वेक्टर, और ये जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं क्यू पी क्रॉस पी, क्योंकि ये दोनों सदिश राशियां हैं और बल एक सदिश राशि है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्यू कॉमन लेके भी इसको लिख सकते हैं। शंट का उपयोग क्या है? तो देखिए, शंट का उपयोग करते हैं एमीटर में, कि कोई भी जो हमारा धारामापी है उसमें एक अल्प प्रतिरोध होता है अल्प मान का, जिसे हम शंट कहते हैं। तो ये धारामापी को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए कच्चा लोहा एवं परमिलय उपयोग करते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की हमको विमा बतानी है। तो देखिए, इसकी विमा होती है M1 L2 T-2 A-2। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी है, इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन है 1.5 नंबर का होगा। तो देखिए, सी धारिता की एन संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता CS है और समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता CP है। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में हम जानते हैं कि तुल्य धारिता क्या होती है? 1/CS इक्वल टू होगी उनकी जो धारिताओं का 1/में करके
योग। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/cs इक्वल टू 1/c। ऐसे ही यदि n है तो ये n अपॉन में इसके इक्वल हो जाएगी। यानी कि यहां से यदि cs का मान निकालें तो cs इक्वल टू होगा c/n। इसी तरह से समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता निकालें तो वो होगी इनका सीधा सीधा योग, यानी कि C+C+ और यहाँ n संधारित्र जोड़े हैं तो ये तुल्य धारिता हो जाएगी NC। तो देखिए यहां से Cp इक्वल टू है NC, तो हमें ये Cp माइनस CS करना है तो ये होगा NC माइनस C/n। अब C कॉमन ले तो ये आएगा n माइनस 1/n, और n लघुत्तम लेंगे तो n² माइनस 1/n, तो यही हमको सिद्ध करना था। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से क्या अभिप्राय है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग बताइए। तो देखिए प्रकाश जब किसी माध्यम से संचरित होता है तो उस माध्यम के कणों के साथ अन्योन्य क्रिया करता है। ये कण आपतित प्रकाश से कुछ ऊर्जा ले लेते हैं और पुनः उसको उत्सर्जित कर देते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन 6 है, अच्छा इसका उपयोग भी बताना है। तो देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, और जैसे प्रकाश किसी खुरदरी पृष्ठ पर गिरती है तो परावर्तित किरणें विभिन्न दिशा में क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। इस बिखरे हुए प्रकाश के कारण, जैसे कि जो कमरा है उसमें सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष तो आती नहीं है, तो बिखरे हुए प्रकाश के कारण कमरे में रोशनी होती है, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब जैसे आकाश का रंग रंगीन दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन पे आधारित होती हैं। 6 है, किसी कुंडली के तल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स निम्नलिखित संबंध के अनुसार समय के साथ बदल रहा है। यानी कि फाई, यानी कि जो फ्लक्स का मान दे रखा है, जैसे फाई का एक मात्रक जैसे वेबर है, तो वो भी हमको यहां से पता चल गया। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुंडली का प्रतिरोध 5 ओम है। यानी कि ये R का मान दे रखा है। अब सो प्रेरित विद्युतवाह बल और जो इसका फ्लक्स है उसमें क्या संबंध होता है, E इक्वल टू होता है डी फाई अपॉन में dt। यानी कि जो फाई है इसका t के सापेक्ष में अवकलन करना है। तो देखिए ये फाई की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसका अवकलन लेंगे तो ये जो इसकी घात है ये आगे आ जाएगी, यानी कि 5×3, और ये जो घात है इसमें से एक कम होके गुणा हो जाएगी, यानी कि ये आ गया। ऐसे ही ये घात आगे आ जाएगी तो 4×2, और एक घात इसमें से कम हो जाएगी, यानी कि ये 1 आ गई। और यहाँ जैसे कि t की 1 घात है तो एक आगे आ जाएगा तो 2×1, और t की एक घात माइनस करेंगे तो t-1, तो t0 का मान होता है 1, यानी कि 1, और 5 कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0, तो ये आया 15 t² + 8t + 2 वोल्ट। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है तो 2 पुट कर दें तो ये आया 78 वोल्ट। अब कुंडली का प्रतिरोध हमें दे रखा है, तो कुंडली में प्रेरित धारा क्या होती है, I इक्वल टू E/R, यानी कि 78/5, यानी कि 15.6 एम्पियर। X इक्वल टू 4 ओम तथा Y इक्वल टू 48 × 10⁻⁸ ओम × मीटर की चालक की लंबाई आदि करने पर X तथा Y के संगत मान लिखिए। तो देखिए हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई की समानुपाती होता है, तो अगर लंबाई आदि कर रहे हैं तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब ये हमें कैसे पता चला, ये प्रतिरोध है तो ये इसका मात्रक से पता चला, और ये जैसे प्रतिरोधकता है ओम × मीटर, तो ये क्या रहेगा, लंबाई के साथ अपरिवर्तित, तो ये सेम रहेगा। क्वेश्चन 8 है, सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। यदि स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए आवर्धन क्षमता होती है m इक्वल टू d/f। तो देखिए d की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू दे रखी है, तो हम आसानी से वैल्यू पुट करके ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो सकती हैं परंतु ध्वनि तरंगे ध्रुवित नहीं हो सकती। तो देखिए इसका रीजन है कि जो प्रकाश तरंगे हैं
वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जबकि जो ध्वनि तरंगे हैं वो हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे है। अब ध्रुवण में क्या होता है कि जो प्रकाश तरंग है वो चलने की दिशा के लंबवत तल में जो विभिन्न दिशाओं में कंपन करती है, तो ध्रुवण में क्या हो जाता है, वो अलग अलग हो जाती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग में तो कंपन है वो चलने की दिशा में होते हैं, इसीलिए जो ध्वनि है उसमें ध्रुवण नहीं देखा जाता। क्वेश्चन 10 है, रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है, उसके क्षयांक तथा माध्य माध्य आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए लैम्बडा क्षयांक क्या होता है, 0.693 अपन में टी। तो टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास से लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारा क्षयांक होगा। माध्य आयु या औसत आयु होती है टी ए इक्वल टू टी अपन में 0.693। तो यहां हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, टी जो अर्धायु काल है हमारा 1600 वर्ष, तो ये आ जाएगी 2309 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, किसी चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकीयशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होता है B1 प्लस B0, जिससे म्यू है ये होता है हमारा B/H। तो इन दोनों को हम अलग से डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा B1 है वो होता है μ0H और B0 होता है μ0I। तो इसमें हम वैल्यू पुट करें, यहाँ μ0H प्लस μ0I। अब यदि μ0H कॉमन लें तो ये आएगा 1 प्लस और इसके अपन में आ जाएगा μ0H। अब यहाँ से μ0 कॉमन ले लें तो μ0H 1 प्लस I अपन में H। अब जो I अपन में H है इसे हम कहते हैं काई, चुंबकीय प्रवृत्ति काई। अब जैसे μ0H 1 प्लस काई। अब यहां से हम जानते हैं कि जो म्यू इक्वल टू क्या होता है B/H, तो इसे हम यहाँ म्यू लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू μ0 1 प्लस काई और म्यू अपन μ0 इक्वल टू 1 प्लस काई। और म्यू अपन में μ0 इक्वल टू होता है म्यू आर, जिसे आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता कहते हैं। तो यहां से म्यू आर इक्वल टू आ जाता है 1 प्लस काई, यानी कि जो चुंबकशीलता है म्यू आर, अपेक्षिक चुंबकीयशीलता म्यू आर और चुंबकीय प्रवृत्ति काई, इन दोनों के मध्य संबंध आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता एवं सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखिए जो सूक्ष्मदर्शी क्या करती है, जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनका बड़ा प्रतिबिंब नेत्र लेंस पे बनाती। अब इसमें जैसे डेढ़ नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें हम बता सकते हैं कि जो जब कोई बिंब है जो इसके जो प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस बिंदु के मध्य होता है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वस्तु के पीछे प्राप्त होता है और ये आभासी, सीधा और आकार में बड़ा होता है। तो देखिए ये आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए हम जैसे इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए आवर्धन क्षमता होती है बीटा अपॉन में अल्फा। तो देखिए बीटा ये वाला कौन है और अल्फा ये वाला कौन है। तो यहां से टेन बीटा और टेन अल्फा का मान रखते हैं तो ये आता है ए डैश ओ अपॉन में ए ओ। तो देखिए ए डैश ओ यानी कि ये रहा मेरा ए डैश ओ। तो ये दूरी जो मेरी है ये जो v है उसके इक्वल होगी और ये ऋणात्मक दिशा में होगी, क्योंकि जिधर से प्रकाश किरण आ रही है उसके हम विपरीत चल रहे हैं। ऐसे ही जो a है उस हमारे बिंब की दूरी है वो भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, यानी कि माइनस u। तो यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो आवर्धन क्षमता आ जाएगी डी अपन में u। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखिए। तो देखिए फैराडे ने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए हैं। देखिए पहला नियम क्या कहता है कि यदि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है।
तो दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को बताता है, यानी कि जो ई होता है वो होता है डी आई अपॉन में डी टी, जिससे अभी हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। ऋणात्मक चिन्ह ये जो लेंज का नियम है या इसके विरोध को बताता है कि यह अपनी उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। गोली चालक की धारिता का सूत्र उत्पन्न करना है, तो इसमें हम मान लेंगे कोई आर त्रिज्या का एक चालक गोला है और जिसको हम क्यू आवेश देते हैं तो ये इसकी संपूर्ण सतह पर फैल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि चालक के केंद्र अंदर जो आवेश है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो हम जानते हैं विभव क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन में R, और धारिता क्या होती है, C इक्वल टू क्यू अपॉन में V। तो यहां से V का मान पुट करें तो ये होगा के क्यू अपॉन में R, तो C इक्वल टू R अपॉन में के क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, C इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, C समानुपाती होगा R के, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। LCR परिपथ में अनुनाद क्या है, अनुनादी आवर्ती का सूत्र स्थापित करो। तो देखिए LC परिपथ होता है, उसमें जो प्रेरणिक प्रतिघात और धारती प्रतिघात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि XL इक्वल टू होता है XC, यानी कि जो कुल प्रतिरोध प्रतिघात है वो शून्य हो जाता है, और ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, अनुनाद कहलाती है। और अनुनाद की कंडीशन में प्रतिबाधा न्यूनतम होके जो प्रतिरोध है उसके क्या हो जाती है, तुल्य हो जाती है। इस कंडीशन में जो प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ जाता है या उच्चतम हो जाता है। तो देखिए ये XL माइनस XC इसमें पुट करें तो ये Z इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास रूट आर स्क्वायर प्लस 0, यानी कि Z मिनिमम इक्वल टू होगा R। अब देखिए जो दूसरा इसमें केस है हमारे की अनुनादी आवर्ती, उसका मान हमको निकालना है। तो देखिए XL इक्वल टू XC ये वैल्यू पुट करें, ओमेगा L इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा C, क्योंकि ये XL का मान है, ये XC का मान, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होगा 1 अपॉन में LC, या ओमेगा इक्वल टू क्या होगा रूट LC, कि ओमेगा इक्वल टू क्या होगा रूट LC। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई f, तो यहाँ 2 पाई f रखा तो f का मान आएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। और देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये 3 नंबर का इक्वेशन होगा। देखिए इसमें पूछा दूरदर्शी कितने प्रकार के होते हैं, अपवर्तक दूरदर्शी की बनावट, कार्यप्रणाली एवं आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र स्थापना कीजिए। तो देखिए ये जो बड़ा क्वेश्चन है ये आपको आसानी से दूरदर्शी वाला आपकी बुक में आसानी से मिल जाएगा, इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें जैसे दो तरह के जो हमारे दूरदर्शी हैं, अपवर्तक दूरदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी है, तो वो हम इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द्रव्य तरंगों के लिए डी ब्रोगली की परिकल्पना लिखी है, और इस परिकल्पना के प्रायोगिक सत्यापन के लिए डेविसन मेजरमेंट के प्रयोग को विस्तार से समझाइए। तो देखिए सबसे पहले जो डी ब्रोगली ने क्या कहा है कि प्रकाश से संबंधित एक तरंग होती है, यानी कि प्रकाश के साथ एक तरंग भी संबंध होती है, यानी कि प्रकाश की जैसे द्वैत प्रकृति होती है, कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है, और जिसके लिए आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया था इक्वल टू MC स्क्वायर। इसी तरह से जो प्लांक ने इसके लिए रिलेशन दिया था इक्वल टू H न्यू, यानी कि H न्यू इक्वल टू MC स्क्वायर होता है। और जब इन दोनों को हम यूज करते हैं तो हमारे पास लैम्डा इक्वल टू H अपॉन में MC, और जो C है वो तरंग का वेग होता है, तो ये हमारे पास आ जाता है C इक्वल लैम्डा इक्वल टू H अपॉन में MV, या फिर इसे हम लास्ट में लिख देते लैम्डा इक्वल टू H अपॉन में P। अब डेविसन एवं जर्मन का जो प्रयोग है इसमें हमें बताना है कि कैसे इसमें जो इलेक्ट्रॉन
घन होती है, निकल क्रिस्टल की क्रियाविधि क्या है, और आयनन कक्ष या संसूचन कक्ष क्या करता है, वो इसमें हमें डिफाइन करना है। नेक्स्ट देखिए, द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो देखिए, इसमें हम एक द्विध्रुव लेंगे और उसके केंद्र बिंदु से निरक्ष यानी कि आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी लेंगे और वहां हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जब हम ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये आएगा E इक्वल टू के पी अपॉन में आर क्यूब। इस तरह से ये रिलेशन आएगा। ये बहुत बार रिलेशन भी पूछा जाता है अक्ष के लिए और निरक्ष के लिए। अब निबंधात्मक प्रश्न है, 2 प्रश्न होंगे और दोनों प्रश्न हमारे अथवा में होंगे। तो 4 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो देखिए, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, गतिक विद्युत वाहक बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक छड़ के कारण विद्युत वाहक बल के सूत्र की स्थापना कीजिए। एक क्वेश्चन इसमें ये है और सेकंड है इसमें एक न्यूमेरिकल है कि 40 सेंटीमीटर की लंबी चालक छड़ है और 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। तो छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तो देखिए, यहां हमारे पास ये इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, बी का मान दे रखा है 0.5 टेस्ला और जो छड़ की लंबाई है यानी कि एल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये 0.4 मीटर हो जाएगा। और जो वेग v का मान दे रखा है 15 मीटर प्रति सेकंड और थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको मान आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं, E इक्वल टू VVL साइन थीटा, और साइन 30 का मान होगा 1/2, उससे आप ये ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना एवं कार्यविधि को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, विशेषता गुणांक क्या है, प्रतिघात तथा विशेषता गुणांक के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जो एलसीआर परिपथ के लिए जो अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई है उसका जो अनुपात है हमारा, वो विशेषता गुणांक कहलाता है। यानी कि जिसमें हमारा रिलेशन आता है क्यू के लिए, वो आता है ओमेगा आर अपॉन में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। और विशेषता गुणांक और जो प्रतिघात है उसके लिए हमारे पास यहाँ ग्राफ भी आता है। सो इस तरह से ग्राफ हमारा आता है जिसमें हमारे पास 2 आवर्तियां F1 व F2 और यहाँ जो अनुनादी आवर्ती Fr होती है, ये जो हमारे शक्ति बिंदु होते हैं P1 व P2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बारी पूछा जा चुका है। और ये जो इसका बी ऑप्शन है, विशेषता गुणांक एवं अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता, इससे रिलेटेड भी पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता है, ये क्या बताती है कि जो विशेषता गुणांक है, ये इसकी जो बैंड चौड़ाई है बीटा, उसके व्युत्क्रमणपाती होती है। यानी कि वक्र की जो बैंड चौड़ाई न्यूनतम होगी तो उसका विशेषता गुणांक उच्च होगा। यानी कि विशेषता गुणांक उच्चतम होगा तो वक्र उतना ही अधिक तीक्ष्ण और नुकीला होगा। तो इसके जो दोनों वक्र है वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर क्या है, इसकी संरचना एवं कार्यप्रणाली को स्पष्ट कीजिए। ट्रांसफॉर्मर में जो प्राथमिक और द्वितीयक जो कुंडलियां होती हैं और उसमें भंवर धाराओं का क्या प्रभाव होता है, इसके अलावा इसकी कार्यविधि क्या है, और इसमें जो फैराडे के नियम से
प्राथमिक जो कुंडली है उसके लिए विद्युतवाहक बल और द्वितीय कुंडली है उसके लिए विद्युतवाहक बल, इनसे एक रिलेशन बनता है जिससे अक्सर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये होते हैं ईपी अपॉन में ई एस इक्वल टू आई एस अपॉन में आई पी इक्वल टू एन पी अपॉन में एन एस, और इसे हम परिणामत अनुपात भी कहते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।